क्या डीआरडीओ का नया यूएवी लॉन्च्ड मिसाइल दुनिया के सबसे एक्यूरेट ड्रोन वेपन में से एक बनने जा रहा है? क्या रशिया अभी भारत के इंडिजिनस टैंक प्रोग्राम में पार्टनर बनना चाहता है? और क्या पाकिस्तान खुद मान रहा है कि फ्यूचर में इंडियन नेवी का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उनकी पूरी एयरफोर्स पर भारी पड़ सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के नए ULPGM V3 यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी रिसेंटली कुछ नए इमेजेस को रिलीज किए गए हैं, जिसमें डीआरडीओ के ULPGM V3 मिसाइल की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया गया है। ये मिसाइल पहले ही एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में टेस्ट किया जा चुका है और इसी के साथ भारत एक और इंडिजिनस स्मार्ट वेपन कैपेबिलिटी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। ULPGM V3 को खास तौर पर आर्म्ड यूएवीज के लिए डेवलप किया गया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात इसका लाइटवेट डिजाइन है, जिसकी वजह से एक यूएवी मल्टीपल मिसाइल को कैरी करके सर्वेलेंस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज की गई लेटेस्ट इमेजेस में मिसाइल को टारगेट के ऊपर स्टीप टर्मिनल डाइव करते हुए देखा गया। अगली इमेज में एक्सप्लोजन बिल्कुल टारगेट के सेंटर पर होता हुआ नजर आता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसाइल ने ऑलमोस्ट डायरेक्ट हिट को अचीव किया है। हालांकि सिर्फ इमेजेस के बेसिस पर इसकी एग्जैक्ट सीप यानी सर्कुलर एयर प्रोबेबल बताना संभव नहीं है, लेकिन विजुअल एविडेंस इसकी हाई एक्यूरेसी रेट को प्रूव जरूर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ULPGM V3 स्टेशनरी कमांड पोस्ट, रडार स्टेशन, बंकर्स और लाइटली आर्मर्ड व्हीकल जैसे टारगेट को एंगेज कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इस मिसाइल को अब एयर टू एयर मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से फ्यूचर में इंडियन यूएवीज एनिमी ड्रोन्स या स्लो मूविंग एरियल टारगेट को भी इसकी मदद से इंटरसेप्ट कर पाएंगे और ये अब एक मल्टीपर्पज मिसाइल बनकर सामने आने वाला है, जिसको हमारे यूएवीज आराम से कैरी कर पाएंगे। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCB और फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट यानी FMBT प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जहां अपने नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस टैंक्स को डेवलप करने की तैयारी कर रहा है, वहीं रशिया की तरफ से भी इस रेस में अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जा रहा है। डायरेक्ट कंपटीशन करने की वजह रशिया की तरफ से भी भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया जा रहा है, ताकि दोनों देश साथ मिलकर फ्यूचर आर्मर्ड व्हीकल प्रोग्राम में काम कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि इंडियन आर्मी की आर्मर्ड फ्लीट का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी रशियन ओरिजिन T-72 और T-90 टैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और अपग्रेड इकोसिस्टम में रशिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए रोजोबोरोनो एक्सपोर्ट की तरफ से भारत को उनकी लेटेस्ट T-90 MS टैंक की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रपोजल दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक T-90 MS में एक 1130 HP का इंजन, अपग्रेडेड आर्मर प्रोटेक्शन, रीडिजाइन टरेट, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजिंग साइट, डिजिटल बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और बेहतर सर्वाइवलिटी जैसे फीचर दिए गए हैं। सबसे खास बात यह कि रशिया इस टैंक को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के वजह भारत में ही मैन्युफैक्चर करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ भी अलाइन करने वाला है। दूसरी तरफ भारत का FRCB प्रोग्राम पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने का काम करने वाला है, जबकि FMBT प्रोग्राम के अंदर डीआरडीओ एक कम्प्लीटली इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन टैंक को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एनहेंस्ड मोबिलिटी और ऑटोमेशन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाने वाला है। रशिया ने यह भी संकेत दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वो इन प्रोग्राम्स में भी सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम को भारत को सप्लाई कर सकता है, फिर इसमें भारत को मदद कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर होता जा रहा है कि FRCB और FMBT प्रोग्राम दोनों अलग प्रोग्राम होने वाले। पहले ऐसा लग रहा था कि डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जाने वाला फ्यूचर टैंक FRCB का हिस्सा होने वाला है, लेकिन अभी ये बात लगभग क्लियर होने लगा कि FRCB में शायद TOD के साथ कोई फॉरेन टैंक को एक्वायर किया जाने वाला है, जो कि खास करके T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि FMBT प्रोग्राम के अंदर डीआरडीओ की तरफ जिस टैंक को डेवलप किया जाने वाला है वो एक कम्प्लीटली अलग टैंक होने वाला है, जो कि शायद आगे चल के हमारी T-90 का रिप्लेसमेंट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कई डिफेंस एनालिस्ट ने दावा किया है कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ एशिया की मिलिट्री बैलेंस को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में एक ही इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रफाल एम जैसे फाइटर जेट की संख्या ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूरे J-10C फाइटर फ्लीट के बराबर या उससे ज़्यादा होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी पहले से INS विक्रांत के लिए 26 रफाल एम फाइटर को ऑर्डर कर चुका है और अभी इसके एडिशनल ऑर्डर को करने का प्लान भी किया जा रहा है, जिसमें और 33 के आसपास एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया जाने वाला है। इसके साथ ही भारत की तरफ से अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम पर भी काम किया जा रहा है, जो फ्यूचर में रफाल एम के साथ मिलकर इंडियन नेवी की कैरियर एविएशन कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने वाले हैं। अगर फ्यूचर में IC-2 जैसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर भी सर्विस में आते हैं तो नेचुरली भारत की कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाला है और आगे चल के इंडियन नेवी में कुल मिलाकर 100 के आसपास ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करने का प्लान भी किया जा चुका है। पाकिस्तानी लिस्ट का यह भी मानना है कि सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी काफ़ी पावरफुल होती जा रही है। एक मॉडर्न कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ विशाखापट्टनम क्लास और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आसपास एक मजबूत प्रोटेक्टिव शील्ड वहां पे तैयार हो जाता है, जो एनिमी एयरक्राफ्ट, एंटीशिप मिसाइल्स और ड्रोन जैसे थ्रेट को अलग अलग रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंडियन नेवी लगातार अपनी ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर रही है और फ्यूचर में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, नए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ भारत के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी एनालिस्ट का ये असेसमेंट उनके अपने एनालिसिस हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडियन नेवी की बढ़ती मैरिटाइम कैपेबिलिटी को देखते हुए पड़ोसी देशों की चिंता लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला अपडेट HAL के AL-31FP इंजन की प्रोडक्शन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अगले कुछ सालों में Su-30 MKI के AL-31FP टर्बोफैन इंजन की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाने की तैयारी किया जा रहा है। जहां अभी HAL की तरफ से हर साल लगभग 30 इंजन को बनाया जाता है, वहीं 2030 के आसपास इसको बढ़ाकर 50 इंजन के आसपास करने का प्लान किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन रखना होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 270 से अधिक Su-30 MKI फाइटर मौजूद हैं और ये एयरक्राफ्ट आज भी इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन माने जाते हैं। इनमें से बहुत से एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन था वो 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी एक डेकेड से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसी वजह से अगले कुछ सालों में इन एयरक्राफ्ट को अपने पहले इंजन की जगह नए रिप्लेसमेंट इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी फ्यूचर डिमांड को देखते हुए HAL की तरफ से 2030 से इंजन प्रोडक्शन को 50 यूनिट पर ईयर तक बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब AL-31FP इंजन एक थ्रस्ट वेक्टरिंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि Su-30 MKI को एक्सेप्शनली मैनेवरेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए रिप्लेसमेंट इंजन की रेगुलर सप्लाई एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी और मिशन रेडीनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे खास बात यह कि Su-30 MKI फ्लीट को 2040 के बाद भी सर्विस में रखने की प्लानिंग किया जा रहा है और इसी दौरान एयरक्राफ्ट को नए AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मिशन कंप्यूटर, कॉकपिट अपग्रेड्स और इंडिजिनस वेपन के साथ मॉडर्नाइज किया जाएगा। ऐसे में अपग्रेडेड फाइटर के लिए भी इंजन सपोर्ट को मजबूत बनाना उतना ही जरूरी होने वाला है। कुल मिलाकर HAL का ये प्रोडक्शन एक्सपेंशन सिर्फ नए इंजन बनाने का प्रोग्राम नहीं होने वाला है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े Su-30 MKI फ्लीट में से एक को अगले एक दशकों तक ऑपरेशन रखने की स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। इससे भारत की सेल्फ रिलायंस भी बढ़ने वाली है, साथ ही रिप्लेसमेंट इंजन के लिए हमें रशिया के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।